हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आई होप मैं आप सभी को दिख रहा हूँगा और आवाज वगैरह भी सही आ रही होगी, है ना। कोई लैग तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। कल की क्लास में काफी सारी दिक्कतें हुई थी, मैंने देखा। तो आज कुछ सेटिंग करेक्शन करने के बाद में फिजिक्स की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम देखी। और आई होप सो केमिस्ट्री के में भी ना हो। आप मुझे कॉमेंट करके बता देना यदि कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जैसे कि फिजिक्स में भी चल रहा है आप सभी का। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार वार्षिक परीक्षा में, तिमाही, छमाही परीक्षा में यहां से 2 नंबर के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। परंतु उससे पहले कल जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था मापन में अनिश्चितता, है ना। मापन में अनिश्चितता, ये आपने देखा था। इसके अंदर पे कुछ बुलेट्स पॉइंट आपने पढ़े थे, जिसमें पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वैज्ञानिक संकेतन, है ना। यही पढ़ा था, वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो आता है, अच्छा वैज्ञानिक संकेतन आपको नहीं पता तो आपको बता दो जानकारी के लिए, आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ में काम करना पड़ेगा, है ना। और आप हर बार बड़ी बड़ी संख्या नहीं लिख सकते, तो उन्हें शॉर्ट करके लिखना होगा। और शॉर्ट करने की जो विधि है, जो तरीका है, उसे ही कहा जाता है वैज्ञानिक संकेतन, है ना। जैसे अवोगाद्रो संख्या 23 राशियां होती है, उसमें 23 अंक होते हैं, उन्हें छोटा करके कैसे लिखा जा सकता है, ये आपको कौन करके बताएगा, वैज्ञानिक संकेतन। दूसरा आपने जो पढ़ा था वो था सार्थक अंक। दूसरा जो आपने पढ़ा था वो था सार्थक अंक, कि भाई साहब आपके सामने दी कोई वैल्यू है तो उसमें सही वैल्यू कौन सा, मतलब किसे प्राथमिकता दे देनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड सार्थक अंक। और इसके बाद में आपने पढ़ा था यथार्थता और परिशुद्धता, है ना। या आप ये कहो परिशुद्धता या यथार्थता। ये तीन चीजें आप कल के वीडियोस में पढ़ चुके हो। जो जो लोग आ गए फटाफट से जरा बता देंगे मुझे कि सर हमें दिख रहा है और हमें समझ भी आया था कल का। नहीं आया होगा तो आपको एक बार और वीडियो देखना पड़ेगा बच्चा। मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजें आपको रिकैप करके बताऊंगा। जो फोर्थ पॉइंट रह गया था वो था बीमीय विश्लेषण। मैडम का शायद फिजिक्स में बीमीय विश्लेषण चल रहा है, परंतु यहां पर थोड़ा दूसरा है। यहां पर आपका थोड़ा सा दूसरा है। यहां पर आप बीमी विश्लेषण पढ़ोगे, परंतु थोड़ा छोटा पढ़ोगे, ज्यादा बड़ा नहीं है बीमी विश्लेषण, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, हमें कुछ राशियां दी होती है और हमें उन्हें बदलना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते, तो आप बता सकते हो। आपको पता होगा तो आप बता दोगे। यहां पर आप लिखोगे 2 ओहो 2.54 सेंटीमीटर, इतने होते हैं। अब आपसे यदि पूछ ले कोई व्यक्ति कि भाई साहब आप ये बताओ कि 3 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपसे यदि पूछ ले कोई कि 3 इंच में कितने सेंटीमीटर होते, तो आप इसे कैसे निकालोगे, आप इसे कैसे निकालोगे, तो आपको बदलना पड़ेगा। और यही बदलना जो है वो कहलाता है बीमी विश्लेषण। तो बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर आप 3 गुणित 2.54 सेंटीमीटर कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वही होगा क्या, आपका बीमी आपका इंच में मान, सॉरी सेंटीमीटर में मान 7.62 cm। यही कहलाता है बेटा बीमीय विश्लेषण। जैसे कि कल हमने तापमान में भी देखा था, सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में बदला जाता है या फिर सेल्सियस को कैसे केल्विन में बदला जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बदलने वाली चीजें होती हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक कल रह गया था थोड़ा सा, यही मुझे बताना था। डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, आप लिख सकते हो। यदि बीमीय सूत्र लिखना हो, गणना लिखनी हो तो लिखवा देता हूं। वैसे यदि परिभाषा लिखनी हो कि बीमीय विश्लेषण क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, तो वह भी आपको लिखवा देनी चाहिए शायद मुझे। तो यहां पर आप हेडिंग लगा लो, बीमीय
विश्लेषण, क्या कहते हैं, बीमीय विश्लेषण। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी, गणनाओं के दौरान, गणनाओं के दौरान एक मानक पद्धति से, एक मानक पद्धति से दूसरी मानक पद्धति में परिवर्तन की विधि को बीमीय विश्लेषण कहते हैं। आज थोड़ा टेक्निकल भी इशू था, कल जो फिक्स कर रहे थे उसे टेस्ट मोड पे डाला था, इस वजह से लाइव क्लास थोड़ी सी दिक्कत हो गई, और जैसे ही वो करेक्ट हुआ लाइट चली गई, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत, लेट हो गई लाइव क्लास, अदरवाइज सब कुछ सही समय पर था। बीमीय विश्लेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, बीमीय विश्लेषण कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, जैसे कि हमने इंच को सेंटीमीटर में बदला था। जैसे कि आपको यदि बोल दे कि भाई साहब आप इसका उदाहरण बताइए, आप इसका उदाहरण बताइए, कल का ही पढ़ा रहा हूं, जैसे कि आपसे कोई बोले कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बताइए कितने होते हैं, तो आप यहां पर लिखोगे 2.54 सेंटीमीटर। अब आपसे बोले कि कोई आपसे बोले कि भाई साहब आप ये बताइए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो आप यहां पर लिखोगे 1000 ग्राम होते हैं। आपसे कोई पूछे कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो आप यहां पर लिखोगे 1000 ml होते हैं। तो ये जो आप बदल रहे हो दैट इज बीमीय विश्लेषण। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आज जो हमें पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आप ये कह सकते हो कि वो हमने टाइटल भी डाला है, ठीक है। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे रासायनिक संयोजन के नियम। पहले मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होते हैं भाई साहब रासायनिक संयोजन के नियम, और साधारण भाषा में आप इसे कैसे समझ सकते हो, है ना, कैसे आप इसे समझ सकते हो। चलो मैं सीधा ही जमाया ना, हाँ सीधा ही लिखा हुआ है ये, तो अपन क्या करते हैं इसे अंडरलाइन कर देते हैं येलो कलर से। अब देखो, अब आप लोग इस बात से डेली परिचित होते हो ना, आप जो नियम लिखने वाले हो, जो समझने वाले हो, पेन मैंने रख दिया, अब हमसे बातचीत करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। आप इस बारे में बहुत पहले से ही जानते हो। सर कैसे जानते हैं हम, तो आप सभी को मालूम है, उदाहरण मान लो, एक एग्जांपल पकड़ के चलो कि मान लो आपने 90 ml दूध लिया हुआ है और 10 ml पानी लिया हुआ है, ठीक है, और दोनों को आपस में मिला दिया। क्या किया, 90 ml दूध लिया, चलो डायग्राम से समझते हैं। वेयर इज द टेबल, ये आपने एक पात्र लिया, है ना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण जो है वो पूरी रासायनिक संयोजन को आपको समझा देगा। ये आपने यहां पर, दूध व्हाइट कलर का होता है, चलो यहां पर आपने प्रॉपरली, अच्छा ये उदाहरण परीक्षा में लिख के नहीं आओगे, है ना, मैं बताऊंगा कि क्या आपको लिख के आना है। ये आपने दूध लिया और दूसरे पात्र में आपने पानी ले लेना है। पानी कितना, पानी आपने लेना है 10 ml। चलो ये इसका कलर हमें नीला करना पड़ेगा, इसका कलर अपन ने हल्का सा नीला कर दिया, ठीक है। ये आपका पानी है, तो दूध की जो मात्रा है ये है 90 ml, और ये वाले भाई साहब जो है ये है 10 ml। अब जरा फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके पास जो यहां पर मिश्रण प्राप्त होगा,
जिसे आप समांगी मिश्रण बोलेंगे, जिसे आप आगे चल के विलयन बोलेंगे, इसकी मात्रा कितनी होगी? कमेंट सेक्शन में जब भी जैसे भी आप देखोगे मुझे बताओगे कि भाई साहब इसकी मात्रा कितनी है ना? यदि आपने बता दिया तो आपको रासायनिक संयोजन का नियम ऑलमोस्ट 90% समझ में आ गया। बाकी किताबी भाषा है, किताबी भाषा को अपन समझ लेंगे। प्रज्ञा माहोरे, वेलकम बेटा, वेलकम। हेलो हेलो हेलो। तो आप सभी बहुत अच्छे से बता सकते हो, आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा और आपने मेरे को बोला भी होगा सर क्या फुद्दू सा प्रश्न पूछा है आपने। तो यहां पर जो है ये होगा 100 ml। कितना ml हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा पूरा 100 ml। ठीक है, और यही आपका रासायनिक संयोजन का पहला नियम है। यही आपका रासायनिक संयोजन का पहला नियम है, जिसे बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोला जाता है? जिसे हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना? यदि आ गया होगा समझ तो बताओ। अब यहां पर आप बोलेंगे सर ये तो आपने नॉर्मल वर्बल भाषा में बता दिया, किताबी भाषा में बताओ। किताबी भाषा में बताओ तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में 12th क्लास वाले बच्चे यदि 6 बजे जुड़ जाए लाइव क्लास में तो मैडम प्लीज अपडेट दे दीजिएगा कि आज 12th की क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट हो सकती है ना? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद की मात्रा अभिकारकों की मात्रा अभिकारकों की मात्रा के बराबर होती है। वेरी गुड, समझे? तो ये था आपका अभिकारक ए, ये था आपका अभिकारक बी। ये दोनों जब आपस में मिले तो यहां पर आपको प्राप्त हुआ उत्पाद सी। तो 90 + 10 बराबर हो गया 100, और 100 ही आपका क्या है? उत्पाद। तो उत्पाद की मात्रा अभिकारकों की मात्रा के बराबर होगी। जितना आप यहां पर अभिकारक लोगे उतना ही आपका क्या होगा? उत्पाद। अर्थात इन शॉर्ट में यह कहा गया कि कोई पदार्थ जो है ना तो उसे बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यहां पर मैंने दूध और पानी का उदाहरण लिया। जब हम इसे छोटे स्तर में पढ़ते हैं या रासायनिक अभिक्रियाओं के स्तर में पढ़ते हैं तो हम उन्हें अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक अणु भी हो सकता है, अभिकारक परमाणु भी हो सकता है। तो नॉर्मली रासायनिक जब भी आपसे बोले कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है तो आप वहां पर आंसर लिख के आओगे, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा कौन भाग लेते हैं बेटा? जो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसे हम परमाणु बोलते हैं वो भाग ले। ए भगवान, हमारा बीकर खराब होने लगा यार। चलो इसे थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दे अपन और यहां तक ले जा ले, ठीक है? और इसके बाद में अपन यहां पर लिखें, इसे हल्का सा नीचे ला दो, यहां पर लिख दो ऐसे करके, बराबर होती है। और ऊपर सबसे पहले अपन लिख देंगे क्या? सबसे पहले आप पॉइंट बना के लिखोगे, कलर पसंद नहीं आ रहा मुझे, कलर आप लिखोगे यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आप लोगों के सामने मैंने इतना सिंपल एंड स्वीट सा एग्जांपल पेश किया बच्चा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसमें क्या रॉकेट साइंस है, ये क्या नई बात बताई आपने। तो बेटा आप अभी इसे समझ रहे हो, ठीक है? आज से आप मान लो 1700 सन में हो, 1768 इस सन में हो आप, तो उस समय ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता थी। और मान लो पता भी थी तो सिद्धांत किसी ने नहीं बताया। एक ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या नाम था? यदि मैं थोड़ा सा गलत सलत लिख दूं, वैसे गलत तो नहीं लिखूंगा, आई प्रॉमिस, आवंतो इन लाबूसिए।
है ना, सही नाम बोलना। बुक में परीक्षा में गलत लिख के आते हैं बच्चे इनका नाम। तो एंटोनी, अच्छा बुक में कुछ जगह पर गलत मतलब कुछ जगह पर आवंतो लाबू से लिखा, कुछ जगह पर एंटोनी लिखा हुआ है ना। तो मैं जैसे यहां पर मेरे पास में डेटा है ऐसे लिखूंगा एंटोनी एंटोनी लाबूसिए। एनसीईआरटी में जैसा लिखा होगा आप वैसे लिख लेना। क्या है, मैं अलग अलग माध्यमों से डेटा उठाता हूं। मेरे हिसाब से आवंतो एन लाबूसिए होना चाहिए यहां पर। एंटोनी आवंतो एन लाबूसिए पूरा नाम जो है वो एंटोनी आवंतो एन लाबूसिए होगा, परंतु आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा, लाबूसिए भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है। अब क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारी लाइन तो भला बाद में लिखोगे आप, ये सारी लाइन तो आप भला बाद में लिखोगे। ये तो उदाहरण है, इसे थोड़ा सा अपन नीचे ला लेते हैं। जो मेन काम की लाइन है, जो काम की लाइन है वो अब मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। और वो काम की लाइन ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि किसी भी पदार्थ को, नियम जो हमारा नियम है, ये तो एक तरह का उदाहरण है बच्चा, ये जो आपने देखा था ना ये एक तरह का उदाहरण है। नियम जो है वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं कि नियम एक्चुअली है क्या, है ना। नियम, नियम ये है द्रव्य को, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह है भाई साहब आपका नियम। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे इसका कलर चेंज करते हुए इसकी प्राथमिकता को बढ़ा देना चाहिए, ताकि आपको एक रिच फील आए कि भाई साहब नियम इसमें है क्या। नियम एक्चुअली आपको अलग से दिखना चाहिए, तो उसके लिए अलग कलर लिख लिया। ठीक है। पूरी तरीके से आपको जैसा मैंने नोट्स बनाया है वैसे ही नोट्स बनाने हैं। इस प्रकार से आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझ सकते हैं। यहां पर यदि आप सन लिखना चाहें तो आप सन भी लिख सकते हैं 1789। उस समय इस नियम को प्रतिपादित किया था एंटोनी आवंतो एन लाबूसिए ने। ठीक है, कि यदि दो चीजें आपस में मिले तो जो अभिकारक आप जितना लेंगे उसका ही योग या फिर उसकी मात्रा के बराबर ही आपका उत्पाद प्राप्त होगा। ये दोनों जो हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं, ये दोनों जो हैं इन्हें एक साथ आप अभिकारक कहेंगे, और यहां पर जो आपको प्राप्त हुआ ये आपका उत्पाद होगा। ठीक बात। यहां आके पहला नियम जो है वो समाप्त होता है। बहुत सिंपल एंड स्वीट भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो कमेंट में यस सर लिख के बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरा नियम। अब बात करते हैं हमारा दूसरा नियम, और दूसरे नियम को बोला जाता है, सारे नियम बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, निश्चित अनुपात या फिर स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं इन्हें? निश्चित अनुपात दूसरा है हमारा निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम। दोनों नाम इसलिए जरूरी है स्थिर, क्योंकि परीक्षा में बार बार बच्चों को घुमाने के लिए अलग अलग, कभी पूछेगा निश्चित अनुपात का नियम क्या है, कभी कभी पूछ लेगा स्थिर अनुपात का नियम क्या है। का नियम पता नहीं आज बच्चे कहां चले गए, मुझे देख ही नहीं रहे हैं, है ना। तो फटाफट से जरा कमेंट करके बताओ कि कौन कौन लोग देख रहा है यार। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई तब तक बोल रहे थे कि क्लास स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो, और जब स्टार्ट कर दिए हैं तो यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर एब्सेंट, है ना।
प्रज्ञा माहोरे। चलो अब अपन बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो स्वीट एंड सिंपल शब्दों में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके घर में आप पानी पीते हो, है ना, घर में पीते हो, बाहर पीते हो, अलग अलग जगह से पीते हो। उदाहरण के लिए अब आप मान लो कि आपके घर में जो पानी आता है वो नल से आता है। नल में कहां से आता होगा, चलो बोर से आया, जमीन के अंदर से आया, ठीक है। हमारे यहां भी पानी नल से ही आता है, परंतु हमारे यहां जो पानी आता है वो कुएं से आता है। कहां से आता है, कुएं से आता है। कुछ जगह पर पानी जो है वो समुद्र से आता है, या ये कहें कुछ जगह पर पानी हम ये कह सकते हैं कि लैब से आता है। कहां से आता है, प्रयोगशाला से। कहां से बोल सकते हो आप, प्रयोगशाला में आप बना रहे हो, ठीक है, पानी। क्या बना रहे हो, पानी। अब यह बात कही गई कि आप एक द्रव या पदार्थ को लें और वो किसी भी स्रोत से बनाया गया हो, किसी भी स्रोत से बनाया गया है। जैसे जल, जल का सूत्र होता है H2O। क्या सूत्र होता है, H2O, अर्थात हाइड्रोजन का एक अणु, या ये कहो आप हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु या हाइड्रोजन का एक अणु, और इसके साथ में हम जोड़ देते हैं ऑक्सीजन का भी एक परमाणु। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो आपका प्राप्त होगा जल, ठीक है। अब ये जल आप कुएं से लो, सॉरी आप बोर से लो, आप कुएं से लो, या फिर आप प्रयोगशाला से लो, उन सभी जगहों से या जिन भी स्रोतों से आप उस पदार्थ को, उस द्रव्य को, उस जल को प्राप्त करोगे, वहां पर जो अणुओं का संगठन होगा वह एक समान होगा, वह स्थिर होगा, वह निश्चित होगा। समझे कि जो आपका जल है यदि उसे आपको बनाना है, आप कहीं से भी प्राप्त करें तो वो H2O ही होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। समझे, अर्थात इनका जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा। इनका निर्माण या संगठन का जो अनुपात है वो एक समान रहेगा, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। ओके, अब हमें इसे लिखना है और हमें यह बताना है कि भाई साहब ये जो महान नियम है किसने दिया था। क्योंकि उस समय आप जब इन सब बातों पर रिसर्च चल रही होगी बेटा, तो ये बताने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो अपन बड़े आसानी से लिख ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये सारी जानकारी आईती मिली है। परंतु ये सोचो सन 1768, 1779, 80 पे ये सब चीजें कौन सोच रहा होगा, महान साइंटिस्ट लोग सोच रहे होंगे, वो अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे होंगे, और आपको आज वही पढ़ना है ना, और आगे भी यही पढ़ते रहोगे। तो भाई साहब इसे देने वाले थे, इसे देने वाले जिसे हम बोलते हैं प्रतिपादक। क्या बोलते हैं, प्रतिपादक। प्रतिपादक जो प्रतिपादित करते हैं नियम, उनका नाम था जोसेफ प्राउट्स। जोसेफ प्राउट्स, है ना। इन्हें अपन ऊपर भेज देते हैं। प्रतिपादक थे जोसेफ प्राउट्स। बिल्कुल एक एक चीज धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भैया नियम क्या कहता है। ये नियम आपको आएगा परीक्षा में लिखने की, कि बताइए कि नियम क्या है। तो यहां पर आप लिखोगे किसी दिए गए, उदाहरण मैंने आपको बता दिया, हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है। जैसे मैंने साधारण भाषा में दिया वैसे भी आप लिख सकते हो। किसी दिए गए रासायनिक, किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान तत्व का द्रव्यमान का हमेशा, यहां पर हमेशा वर्ड आएगा, हमेशा
द्रव्यमान के किसी दिए गए रासायनिक तत्व में हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा तत्व का हमेशा द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, चाहे वह द्रव्य कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। उदाहरण, किया गया हो या किया गया है, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, ऐसे करके अपन इसे पकड़ते हैं, यहां ऊपर भेज देते हैं और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये इसका नियम है। अब उदाहरण, तो उदाहरण आपके सामने मैं लिख देता हूं भैया। उदाहरण आपका ये होगा, उदाहरण यहां पर लिख लो, नल से प्राप्त जल तथा प्रयोगशाला में निर्मित जल दोनों में अणुओं का समान द्रव्यमान अणुओं का समान संगठन होता है ना, संगठन होता है। बड़ा ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ओके आशिया, ओके ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए, यहां पर आपने निश्चित अनुपात का नियम भी समझ लिया, मैंने आपको पहला उदाहरण बता दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गुणित अनुपात का नियम। अगला जो है वो है हमारा गुणित अनुपात का नियम। इसे भी हेडिंग लगा लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। इसे देने वाले थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने परमाणु मॉडल भी बताया था, परमाणु सिद्धांत बताया था, सॉरी, है ना, मैंने गलती से इधर उधर चला गया मैं। गुणित अनुपात का नियम, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। गुणित अनुपात का नियम, हेडिंग लगा लो, गुणित अनुपात का नियम। पहले मैं लिखता हूं, फिर अपन समझते हैं। अब इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक का नाम जो था, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जॉन डाल्टन। कौन थे बेटा इसके प्रतिपादक? जॉन डॉन लिख दिया मैंने, देखो मैंने लिख दिया डॉन, जबकि है कौन? जॉन। अब आएंगे डाल्टन, तो मैंने इधर का ना और इधर का डा लेके डॉन कर दिया। इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत दिया था, है ना, और इनसे पहले देने वाले थे कौन? महर्षि कणाद। सन 500 से 600 ईस्वी के बीच उन्हें विश्लेषिका सूत्र में दिया था। इसी चैप्टर का बड़ा ही फेमस ऑब्जेक्टिव है। अब नियम के बारे में बात कर लेते हैं कि नियम है क्या एक्चुअली, है ना। नियम
जब दो तत्वों, है ना, जब दो तत्व आपस में, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग, यदि मेरी लाइव स्ट्रीम रुक जाए इसका मतलब जो है लाइट चली गई, शायद वेदर थोड़ा सा बाहर खराब हो रहा है, तो निश्चिंत रहना, है ना। संयोग करने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान, दूसरे तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के आएगा यहां पर, है ना, दूसरे तत्व के द्रव्यमान छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। ठीक है, ये नियम है। अब इसका उदाहरण देखते हैं ना, कि सर आपने बोल तो दिया, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तो अब उदाहरण समझो। ठीक है, अब मान लो आपने क्या किया बच्चा, आपने उदाहरण समझना है, आपने सबसे पहले 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया। क्या किया आपने, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब होता है ऑक्सीजन का 1 मोल लिया और हाइड्रोजन के 2 मोल लिए, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लिया। ये मोल है हाइड्रोजन के 2 मोल 2 ग्राम के होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल 16 ग्राम का होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये H2 है और ये यहां पर O है। ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं तो हमें मिलता है जल, और जो कि होता है H2O। ठीक है, ये हो गया जल, और ये इसे हम क्या बोलते हैं, H2O। हमने जी लिख दिया, चलो इसे मिटाओ, इसे मिटा दो। यहां पर आपके पास में बना जल। तो यहां पर आपने 16 ग्राम लिया है, सॉरी यहां पर आपने 2 ग्राम लिया, यहां पर आपने 16 ग्राम लिया है, तो टोटल कितना हुआ बेटा, 18 ग्राम हुआ। ठीक है, और यहां पर आपको प्राप्त हो गया H2O। अब सेम चीज, हेलो 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 हेलो, चलिए अब सेम चीज आप क्या करते हो बच्चा, आप यहां पर क्या नाम है बेटा, स्मार्टी गर्ल H3 सॉफ्टवेयर अपडेट का आ रहा है, इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब आप फिर से आप क्या करते हो, एक तत्व का द्रव्यमान जो है वो सेम रखते हो, अर्थात यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम ही रहने देते हो, आपकी H2 जो है वो 2 ग्राम रहने देते हो, परंतु O की जगह अब आप ले लेते हो O2। पहले यहां पर आपने एक अणु लिया था और यहां पर एक परमाणु लिया था,
अब यहां पर भी आप हाइड्रोजन का एक अणु ले रहे हो और ऑक्सीजन का भी एक अणु ले रहे हो। यहां पर O लिखा है मैंने, यहां पर मैंने O2 लिखा है, और जब मैं O2 लिखूंगा तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो 16 दूनी 32 ग्राम का हो जाएगा। कितने ग्राम का हो जाएगा बेटा? 16 दूनी 32 ग्राम का आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका H2O2। यहां पर जो आपका द्रव्यमान होगा वो होगा 34 ग्राम, है ना। 16 दूनी 32 का ये हो गया, और 2 ग्राम आपने ये लिया था। तो यहां पर आपने किया, आपने ऑक्सीजन का दो अलग अलग अनुपात लिया। कैसा अनुपात लिया? पहले केस में आपने लिया था O, जिसका अनुपात था 1, दूसरे केस में आपने लिया है 2, तो इसका अनुपात कितना है बेटा? 2। तो 1 और 2 अनुपात हमेशा गुणित अनुपात में चलते रहेगा। आप जैसे जैसे एक परमाणु की संख्या को स्थिर रखेंगे और दूसरे परमाणु की संख्या को बढ़ाएंगे तो आपको हर बार अलग अलग उत्पाद प्राप्त होंगे, और जिनका द्रव्यमान भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। कैसा होगा? अलग अलग होगा। बस यही है आपका गुणित अनुपात का नियम। ध्यान रहे, यहां पर जो भी चीजें निर्भर होती है वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ठीक है ना, उत्पाद की संख्या पर निर्भर होती है और ना ही पहले अभिकारक पर। किस पर निर्भर होती है? ये दूसरा वाला तत्व। आप हर बार इसके द्रव्यमान में एक एक करके वृद्धि करोगे, हर बार इसके मोलों की संख्या में 2 गुना वृद्धि करोगे। पहले आपने 16 लिया था, 1 मोल था, फिर आपने एक अणु ले लिया, अर्थात परमाणु के हिसाब से देखा जाए तो परमाणु के 2 मोल हो गए। ठीक है, व्हेन विल 12th क्लास स्टार्ट? बस बेटा मैं यहां आके खत्म करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर 11th की क्लास अपन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अब आपके 2 रासायनिक संयोजन के नियम रह गए जिन्हें हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि हमें 12th क्लास भी लेना है। आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा, यहां तक आपने सारी चीजें लिख ली होंगी, और नहीं लिखी होगी तो सभी को डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे। 11th का बैच जल्दी ही पेड बैच में भी कन्वर्ट होने वाला है, अभी नहीं होने वाला, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो कल फिर से मुलाकात होगी 11th क्लास 4:30 बजे। लाइट यदि परफेक्ट टाइम पर रहती है तो 4:30 बजे हमारी लाइव क्लास 11th की स्टार्ट हो जाती है, और 12th की क्लास जो है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बस 5 से 10 मिनट के अंदर 12th की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तो जुड़ जाइएगा फिर से सभी फटाफट से। ध्यान रखना अपना 11th क्लास, और फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना लाइव स्ट्रीम की लिंक। तो मिलेंगे मंडे को। मिलेंगे कब? मंडे को। कल सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, तो जितने भी लेक्चर्स आपके डल चुके हैं अभी तक, सभी को आपको देखना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।